सौराष्ट्र की धरती से आप सभी का बेहद ही स्वागत है और इस वक्त हम राजकोट में अपने इस खास डीडी कॉन्क्लेव के लिए मौजूद हैं। सौराष्ट्र के इलाके पर अगर नजर दौड़ाएं तो लगता है कि संघर्ष की धरती रही है ये। कई तरह के संघर्ष यहाँ के लोगों ने किए और उसके बाद यहाँ तक सौराष्ट्र पहुंचा, चाहे कच्छ की बात हो, सोमनाथ की बात हो या हम जहां पर मौजूद हैं राजकोट की बात हो। बहुत सारे ऐसे मुद्दे रहे जिन्होंने यहां पर राजनीति को भी बदलते हुए देखा और तस्वीर भी गुजरात की अगर बदलाव की हम देखें तो वो इस इलाके से जुड़ी हुई मानी जाती है। तो आखिर कितना बदला है गुजरात, अगर हम इसकी बात कर रहे हैं तो सौराष्ट्र की इस धरती से हम ये जरूर जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो बदलाव की जो कहानी है वो सौराष्ट्र ने कैसे लिखी है और कौन से वो मुद्दे हैं हम जिनको लेकर इस बार जनता चुनाव में आगे बढ़ रही है। हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं। बातचीत के लिए हमारे साथ राम भाई मोकारिया जी हैं, राज्यसभा के सांसद हैं और खासकर अगर हम बात करें राम भाई की तो जनसंघ से लेकर एबीवीपी वहां से इनका सफर शुरू हुआ था और उसके बाद यहां तक पहुंचना ये सफर और उसके बाद 100% अटेंडेंस आपको, वो भी जब राज्यसभा में बात होती है तो उसमें सबसे पहला नाम आपका आता है। संघर्ष आपने भी किया वहां से यहां तक पहुंचने का। ये सवाल मैं इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि अगला सवाल इसी से जुड़ा है। तो भाजपा में संघर्ष से आगे बढ़ने की एक मिसाल। भाजपा में संघर्ष के साथ हम आगे बढ़े हैं। पहले हम ओपोजिशन में थे, 78 की बात कर रहा हूं। हमारी पार्टी में शायद उसी टाइम 5, 6 या 8, 9 एमएलए ही थे और मैं विद्यार्थी परिषद का भी काम कर रहा था और जनसंघ का भी काम कर रहा था। तो उसी टाइम स्ट्रगल तो थी, लेकिन मेरे पर्सनल निजी जीवन में भी मेरी स्ट्रगल थी। मेरे पास कुछ बिजनेस नहीं था, कोई नौकरी नहीं था, तो उसी टाइम मैंने उसमें भी स्ट्रगल किया और पार्टी में भी स्ट्रगल किया और धीरे धीरे मेरे खुद का मेरा बिजनेस का भी मेरे को रिजल्ट मिला और पार्टी में भी मैं जब जब काम अच्छा करता रहा तो मेरे को तरक्की मिला और इसके इनाम रूप मेरे को राज्यसभा का सीट मिला। राम भाई जी, ये सवाल मैंने इसीलिए आपसे पूछा था क्योंकि इस बार जब बीजेपी की यहाँ पर बात हो रही है तो कई सारे जिन लोगों को टिकट नहीं मिला वो लोग ये सवाल खड़ा कर रहे हैं कि जो दल बदल करके आपकी पार्टी में आए उनको आपने विनेबिलिटी के हिसाब से टिकट दे दिया, लेकिन जो संघर्ष और जो एक मिसाल आप भी हैं उन लोगों को क्या इस बार दरकिनार किया गया है? जो संघर्ष की बात करें तो मेरा संघर्ष है तो मेरे को बिना मांगे टिकट मिल गया राज्यसभा का, तो ये भाजपा में ही हो सकता है और कोई पार्टी में नहीं हो सकता है। वो सबसे बड़ी बात है। दूसरी बात यह है कि किसी ने टिकट मांगा तो टिकट तो अगर राजकोट जाने तो एक ही टिकट होती है, मांगने वाले 8-10 लोग हो गए। पार्टी को जो ठीक लगे, जो विनिंग कैंडिडेट है या तो जो इसका कैरेक्टर सही है, जो काम सही है, इसको टिकट देंगे। बाकी 9 लोग बाकी रह गए तो वो सब साथ में मिलकर अभी काम कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो सबका अधिकार है मांगने का, ये लोकशाही है हमारी पार्टी में। हमारी पार्टी में पैसा देके किसी को चुप नहीं करते या तो पैसा लेके कोई टिकट नहीं देते, जो कांग्रेस में होता है वो हमारे में नहीं होता। लेकिन कांग्रेस से जो लोग आते हैं उनको टिकट तो मिल जाती है। जो कांग्रेस से आए उसको माइंड में परिवर्तन हुआ कि कांग्रेस तो अभी सत्ता में 27 साल से नहीं है और भी 20 साल आने वाली नहीं है, तो जिसको देश की सेवा करना, प्रजा की सेवा करना, उसको ये स्टेज ठीक लगता है कि बीजेपी हम जाएंगे तो किसी की सेवा हो सकती है, इसलिए वो आते हैं और हम इसको स्वीकार करते हैं उसका तय करके। राम भाई जी, जो इस बार की यहाँ की अगर हम सौराष्ट्र की बात करें, राजकोट की बात करें तो ज्यादातर जो आपके सिटिंग एमएलएज हैं उनके टिकट काटे गए। सिर्फ अगर हम मोरबी को हटा दें तो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स थे जिनको आपने बदल के रख दिया। तो ये बदलाव जो है ये क्या आपको लगता है कि जनता की क्या कुछ उनसे नाराजगी थी, परफॉर्मेंस को लेकर कुछ सवाल थे, या अब पार्टी को लग रहा है कि सब नए चेहरों को टिकट देने से वो फैक्टर खत्म हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है मैडम। एक तो जिसको टिकट मिला एक डॉक्टर है, एक बिजनेसमैन है और एक पुराने बक्सी पंच के लीडर है, तो ये सबको जो टिकट मिला है, गुजरात तो भाजपा की प्रयोगशाला है। जो 3 बार 4 बार चांस मिल गया तो इसको चेंज किया, उसको और दूसरा बिजनेस, दूसरा काम दिया और नए लोग आए, इसको चांस मिला, तो वो भी जीत जाएंगे और वो भी कुछ सीखेंगे आगे। तो राम भाई जी, सौराष्ट्र कितना मुश्किल है इस बार? अभी सौराष्ट्र पहले से 2017 से काफ़ी अच्छा है। काफ़ी सौराष्ट्र में विकास हुआ है, गुजरात में विकास हुआ है। जैसे कि नर्मदा का पानी हर घर पर जल से नल हो गया है, नल से जल हो गया है, ब्रॉडगेज का कनेक्शन हो गया है, अपना पूरे प्रदेश में इरिगेशन का पानी आ गया है, सोमनाथ का डेवलपमेंट हुआ, अंबाजी का डेवलपमेंट हुआ।
अगर मैं आपको बात करूं तो हमारी पावागढ़ में माताजी का मंदिर है, 538 साल से वहाँ बादशाह लोगों ने जो इसके पर हमला किया तो वहाँ अभी ध्वजा तक नहीं फर्क रही थी। 538 साल के बाद नरेंद्र मोदी जी ने काफ़ी वहाँ विकास भी किया और अच्छी तरह से वहाँ एक ध्वजा भी लगाई बहुत बड़ी, और एक वहाँ बड़ी कब्र थी, जो कब्र किसी को हर्ट न हो, मुस्लिम लोगों को हर्ट न हो, एक छोटी सी जगह पर इसको कब्र का भी सम्मान करके रखा और सभी को ऐसा लगा कि नहीं ये सही बात है। और मुस्लिम बिरादर भी बार बार पहले हंगामा होता था, तूफान वेरावल में होता, धोराजी में, वांकानेर में, अहमदाबाद में, गोधरा में, ये मोदी साहब के आने के बाद सब साइलेंट हो गए, सब अपने बिजनेस में लग गए। इसका मतलब ये है कि यहाँ विकास भी है, शांति भी है और सलामती भी है। तो ज़्यादा लोग इन्वेस्ट के लिए भी यहाँ आते हैं। अदानी आया, रिलायंस आया, सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट पूरे इंडिया में गुजरात में ही हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ शांति है, विकास है, डेवलपमेंट है, रोड रास्ता ब्रिजेस अच्छे बन रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो फायदा है तो सब लोग यहाँ इन्वेस्ट करेंगे। बिजनेसमैन क्या सोचेंगे, जिसको जो वहाँ ज़्यादा मुनाफा मिलेगा, कामदारों के लिए शांति होगी, स्ट्राइक नहीं होगी, कर्फ्यू नहीं होगा, वहीं आएंगे। तो वही बेनिफिट है हमको। ये जो आपने अभी बात की अंबाजी और खासकर अवैध निर्माण, मैं यही जानना चाह रही हूँ राम भाई जी कि जब मुद्दे अलग तरीके से, आप पानी की भी आपने बात की, आपने तमाम ऐसे इश्यूज पे बात की, फिर क्या वजह है कि ये जो अवैध निर्माण, बुलडोजर बाबा, यूपी का मॉडल, ये इस बार द्वारका में, सौराष्ट्र में ये सुनाई दे रहा है? इस मुद्दे की जरूरत थी क्या? आपकी बात सही है कि ये बुलडोजर बाबा वाला है, तो यहाँ भूपेंद्र भाई भी बुलडोजर बाबा बन गया है और ये जरूरी था, इसलिए कि द्वारका के बाजू में जो बेट द्वारका है वहाँ काफ़ी वस्ती मुस्लिम लोगों की और काफ़ी मस्जिदें अनलीगली बन गई थी। गवर्नमेंट की परमिशन होनी चाहिए, इनक्रोच हो गया था, तो इसको हटाना, तो ये मस्जिद है तो इसको भी हटाया। कहाँ कहाँ कोई दूसरा धर्म स्थान है वो अनलीगल है तो इसको भी हटाना पड़ेगा। और ये तो देश के लिए, समाज के लिए अच्छा मैसेज है कि दूसरी बार कोई गलत जगह पर या तो सरकारी जगह पर एनक्रोच न करे, मस्जिद न बनाए, गैरकानूनी कोई प्रवृत्ति न हो, तो अच्छी बात है ना, इसमें क्या दिक्कत है? तो इसीलिए विपक्ष वाले कहते हैं कि आप फिर भी घुमा फिरा के अपीजमेंट पर आ ही जाते हैं, और वो इस बार भी दिख रहा है। नहीं बहन जी, विपक्ष के पास कुछ मुद्दा नहीं है, कोई नेता नहीं है, कोई नीति नहीं है, कोई निराधार है सब लोग, तो उसके पास ये आक्षेप कैसे और क्या कर सकते हो? तो हिंदुत्व कोई मुद्दा नहीं है? हिंदुत्व तो सबसे बड़ा मुद्दा है। कांग्रेस के राज्य में लतीफ थे, अहमदाबाद में 5 जगह खड़े हुए थे और इलेक्शन में जीत गए थे। मोहम्मद सुरती थे, जेल में टिफिन दे रहे थे, बिरयानी खा रहे थे। धोराजी में तूफान हो रहे थे, विराल में तूफान हो रहे थे, वांकानेर में बम धड़ाका हो रहा था, वो सब अभी साइलेंट हो गए और अपने अपने बिजनेस में लग गए या तो ऊपर चले गए। तो इसका मतलब है कि यहाँ विकास है, तो गुजरात में तो विकास होगा तो बीजेपी को वोट मिलेगा और किसी को मिलेगा। जो झूठा है, जो आप समझते हैं, अभी राहुल गांधी बाबा है, वो गुजरात के बाहर भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। गुजरात में तो आते नहीं, क्योंकि वो जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ सब बाहर जाते हैं। तो इसकी पार्टी के लोग भी इच्छते हैं कि इसको भाई दूर रखो। और मैं एक और बात बता दूँ, वो महाराष्ट्र में थे, वीर सावरकर के बारे में जो गलत बात बोला, तो इसका मतलब क्या है कि वो देशद्रोही बात कर रहे हैं क्या, देश के अगेंस्ट में बात कर रहे हैं? अभी मेघा पाटकर को लेके घूम रहे थे, तो मेघा पाटकर ने तो हमारे यहाँ गुजरात में जो नर्मदा पानी की दिक्कत थी, तो नर्मदा डैम की योजना के अगेंस्ट में थी और काफ़ी फॉरेन से फंड लेके आई थी और ये अपने आदिवासी को, दूसरे लोगों को भड़का रही थी। अभी वो सब बंद हो गया। मोदी साहब ने योजना चालू करी, ये पोरबंदर तक पानी, कच्छ तक पानी पहुंच गया, इरिगेशन का भी पानी पहुंच गया, पीने का भी पानी पहुंच गया। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ विकास है तो भाजपा को ही वोट मिलेगा, दूसरे लोगों को तो जमानत बचाने का भी दिक्कत होगी। और ये जो दूसरी पार्टी जिसके आपने अभी जिक्र किया, क्योंकि आप इनडायरेक्टली बात कर रहे थे, उन्होंने जब आप ये बात बोल रहे हैं कि हिंदुत्व तो इतना बड़ा मुद्दा है और वो क्यों नहीं होगा भारत जैसे देश में, तो वो पूछते हैं कि फिर अगर हम नोट पर लक्ष्मी गणेश की तस्वीर छापने की बात करते हैं तो फिर आप क्यों विरोध करते हैं? अगर वो जनेऊ पहनकर एक फोटो खिंचवा लेते हैं तो आप लोग उनके खिलाफ में क्यों प्रचार करते हैं? तो फिर ये किस तरह का हिंदुत्व है कि किसी और पार्टी के खिलाफ? मैडम, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जनोई वाली जो बात बता रहे हैं, तो मैं भी ब्राह्मण हूँ, ये मेरे पास जनोई है। ये जनोई दिखाने के लिए नहीं है, इसके कर्मकांड के लिए है। मेरे पास सीखा है, तो सीखा का मतलब ऐसा नहीं कि मैं सीखा बता के मैं वोट मांगूंगा। वो कभी मस्जिद में जाते, कभी टोपी पहन लेते, कभी गिरजाघर में जाते, तो इसका मतलब ऐसा है कि जो सब देख के इसको वोट देंगे। हाँ। उसमें खुद में कुछ नॉलेज नहीं है, उसको क्या बोलना है, इसके पास जो ब्रीफ करते हैं, इसके आगे पीछे आप
क्वेश्चन आंसर करेंगे तो उसको जवाब ही नहीं देते। और माँ बेटी तीनों ही पूरे कांग्रेस में, पूरे इंडिया में है, और कोई है ही नहीं। ये खड़गे जी को बनाया है मिनिस्टर, वो अपना पार्टी का ऑल इंडिया का प्रेसिडेंट, इसका कहाँ फोटो भी नहीं है। फोटो तो माँ बेटे तीनों का ही आता है। नहीं, वो कह रहे हैं वो 3 महीने पुराने छप के आए थे, तब तक वो अध्यक्ष बने नहीं थे। अब जो नए पिक्चर आ रहे हैं उनमें है। अरे मैडम, अभी मैं आपके साथ बैठा हूँ, मेरा फोटो अभी मेरे घर पर लग गया होगा, क्योंकि सबको पता है तेज है मीडिया और ये सोशल मीडिया भी, तो तुरंत इसका प्रिंट आ जाता है। 3 महीने का पुराना फोटो का मतलब क्या है? नहीं, मैं अरविंद केजरीवाल की भी बात कर रही थी, क्योंकि सौराष्ट्र में खूब धड़ाधड़ उनकी रैलियां हो रही हैं और वो हर रैली में ये सवाल खड़ा कर रहे हैं, क्योंकि वही है जो सबसे पहले जाकर सोमनाथ में उन्होंने 5 तस्वीरें खिंचवा दी, द्वारका में जाकर तस्वीरें खिंचवा रहे हैं। ये तमाम जो हिंदुत्व का जो कार्ड था, उसमें इस बार लगता है राहुल गांधी की जगह अरविंद केजरीवाल ने ले लिया आपके खिलाफ। अभी मैं आपको बोलना चाहता हूं कि जो पहले शुरुआत में जो धड़ाधड़ आ रहे थे, मंदिर में घूम रहे थे, अभी पिछले 10-15 दिन से गायब है दोनों। सिसोदिया भी नहीं है, केजरीवाल भी नहीं है। और इसका गोपाल इटालिया करके यहाँ का जो प्रेसिडेंट है गुजरात का, वो तो भगवान का विरोध कर रहे थे, ब्राह्मण का विरोध कर रहे थे, कथाकार का विरोध कर रहे थे। तो आम आदमी पार्टी कोई फैक्टर है? आम आदमी फैक्टर है बैलेट पेपर में छपने के लिए, बाकी कुछ नहीं है उसमें। और कोई गुंजाइश भी नहीं है, कुछ मिलने वाला भी नहीं है। ये गुजरात है, गुजराती लोग स्वाभिमानी लोग हैं। मुफ्त में वो जो कोई बात कर रहे हैं कि हम बांटते हैं, तो वो गारंटी कार्ड बांटते हैं, वो भी झूठा कार्ड है, वो आने वाले नहीं। इसका डिपॉजिट नहीं बचेगा, 2 सीट भी आने नहीं वाली है। तो मैं भी अगर किसी को बोल दूं कि मैं ये राजा बन जाऊंगा तो आपको ये बना दूंगा, तो वो राजा ही नहीं बनने वाला है, तो मेरे को वचन में क्यों दरिद्रता रखे? राम भाई, क्योंकि आपने ये मुफ्त की बात कही, गारंटियों की बात कही, रोजगार और खास करके जो नारा सबसे ज्यादा दे रहे हैं बीजेपी के खिलाफ कि गुजरात में सबसे महंगी बिजली है, और अगर आम आदमी पार्टी या कांग्रेस भी कह रही है कि सत्ता में आने पर सबसे पहले वो बिजली बिल जो है वो हल्का करेगी सबके लिए। मैडम जी, वो आने वाले नहीं है तो कुछ भी अनाप शनाप बोलेंगे या दिवाला निकालेगा गुजरात का, ऐसा इसको लगता है। ये मैनेजमेंट का सब्जेक्ट है, मैं मैनेजमेंट पढ़ा हूँ। तो ये जो कोई मफत देंगे तो कब तक और कहाँ से? इसके पॉकेट में से तो वो नहीं देते, वो पब्लिक का टैक्स आते हैं, इसमें से देते। तो अगर इसका बैलेंस नहीं करेंगे तो क्या घाटा ही होगा? आप अगल बगल के बड़े बड़े देश में देखो, कोविड के बाद क्या हो रहा है, सबका दिवालापन हो रहा है। पाकिस्तान का, ये उसका अपना इथियोपिया का, ये श्रीलंका का, बांग्लादेश का। तो इसका मतलब क्या है? मुफ्त क्या देंगे? हाँ, मुफ्त दिया मोदी साहब ने। 2 साल तक पूरे 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज 2 साल तक मुफ्त दिया। वो देने की जरूरत थी, क्योंकि उसी टाइम ये हालत थी कि कोई काम पर नहीं जा रहे थे। तो आदमी रोग के बिना भूख से नहीं मर जाना चाहिए। और ये विश्व रिकॉर्ड है कि 80 करोड़ लोगों को 2 साल तक अनाज मुफ्त दिया, वो इसका सम्मान के साथ दिया। हम ढिंढेरा नहीं पड़ते। 1-2 रुपया का ये कार्ड बनाया, गारंटी कार्ड, फिर इसका घर पर जाएंगे, फिर इससे बोलेंगे कि इसका क्या फ़ायदा है, तो वो बोलेगा कि मेरा बहुत फ़ायदा। लेकिन वो तो होने वाला ही नहीं है। वो 2 रुपया का गारंटी कार्ड का 10 रुपया प्रचार कर रहे हैं। पूरे गुजरात में, दिल्ली का और पंजाब का और राजस्थान का बड़ा बड़ा अखबार में, पेपर में छपवाते हैं एडवर्टाइज। इसका यहाँ क्या फ़ायदा? और ये बोल रहे हैं शिक्षण में क्या होता है। शिक्षण में मैं IIT बनी, IIT काफ़ी कुछ बनी, रेलवे यूनिवर्सिटी बनी, सब जो बने। मेरे पास पूरा लिस्ट है, अगर आपके पास टाइम है तो मैं आपको पढ़ के बताऊँ क्या क्या हो रहा है। ये 6 पेज का है, सब विकास हो रहा है वही है, इसमें कोई गलत बात नहीं, कांग्रेस की कोई बात नहीं है। गुजरात में जो विकास हुआ, नया एम्स आया, नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट आया, ब्रॉडगेज डबल ट्रैक हो गया, अहमदाबाद 6 लेन हो गया, फिर राजकोट में ट्रैफिक की समस्या कम हो गई, द्वारका से महुआ सुध का 4 लेन बन गया। सौनी योजना के हिसाब से पूरे बारिश के नहीं होते तभी पूरे डैम 150 डैम भर जाते हैं। तो ये विकास ही है ना, विकास के ऊपर सिंगड़ा नहीं उठते। नर्मदा डैम का पानी कच्छ के जगह पर पहुंच गया, इसका मतलब क्या? पहले वहाँ पानी की किल्लत थी, अभी इरिगेशन के लिए भी पानी मिल रहा है, प्रदूषण निवारण के लिए इलेक्ट्रिक बस सब आ गई, अहमदाबाद गांधीनगर के बीच में मेट्रो ट्रेन हो गया। तो ये विकास ही है ना। इसको ये कांग्रेस वाले को इटालियन चश्मा पहने तो विकास नहीं देखेगा। और ये जो अपना केजरीवाल है, केजरीवाल को तो कुछ वो हाफ शर्ट पहन के निकल जाते हैं, सादा ही बताया। वो रिक्शा वाले के घर पर गए थे खाने के लिए, मैं इसके घर आऊँगा, वो ट्रिप वो किया था, दूसरे दिन वो भाजपा में आ गया। तो इसका मतलब क्या है? अरेंज करके जाते हैं, और अरेंज करके वो कितने दिन रखते हैं? 2 दिन 3 दिन। राम भाई, क्योंकि आपने जो ये इतने सारे विकास की लिस्ट बताई, नहीं इसमें मैं भी बताओ, ITI है,
IIT तो 7 ठीक थी, है, ओके। अभी 23 हो गई। तो ये विकास ही हुआ ना एजुकेशन में। वो बोल रहे हैं केजरीवाल के विकास नहीं हुआ एजुकेशन में। तो 23 IIT हो गई, इसका मतलब क्या है? एम्स कितनी थी, अभी कितनी हो गई? ठीक है, ओके। IIM 20 हो गई, पहले 17 थी, 13 थी। तो ये नया नया जो हो रहा है इसका मतलब क्या है? ये रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी हुई, रेलवे यूनिवर्सिटी, फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी हुई, चिल्ड्रन यूनिवर्सिटी हुई, ठीक है राम भाई, ये स्पोर्ट्स तो बड़ी यूनिवर्सिटी लंबी हो लिस्ट गई, है और बिरसा आप मुंडा 4-5 ट्राइबल की के- यूनिवर्सिटी हो जी, गई। जी, जी। तो ये विकास का जो बिल्कुल। आपके पास कोई कांग्रेस आप वाला आता है, इसको मैं आपको दूंगा, उसको बताना कि विकास का मतलब क्या है। वो विकास जमीन पर है। नहीं बिल्कुल, ये तो बीजेपी वो को बताना इटाली के चाहिए। और चश्मा से वो देखेंगे कि विकास नहीं हो रहा, तो विकास तो इटाली में नहीं हो रहा है। यहाँ से तो आपने सारा इकट्ठा करके विकास भेज दिया इटाली में। इटली में भी विकास भेज दिया, इटली कौन में सा काफी विकास? कुछ भेज दिया है ना। ओके, तो इसलिए तो वो चक्कर काट रहे हैं कोर्ट का। हम क्यों नहीं जाते कोर्ट में? इसको आप क्यों नेशनल जाना हेराल्ड पड़ता की है? बात कर रहे हैं? जी नेशनल हेराल्ड की बात कर रहे हैं? हाँ, वो नेशनल हेराल्ड, वो सुब्रमण्यम स्वामी को पूछो, उसको सब पता है। ओके, ठीक है। ये तो आप फिर पुराना मुद्दा लेकर आ गए, इसीलिए हम जरा एक बार फिर से गुजरात में आते हैं, क्योंकि समय की बात है और जरा हम अपने जो है ऑडियंस है उनके पास भी जाएंगे। मैं ये जानना चाह रही थी कि क्योंकि आपने कहा इतने सारे मुद्दे हैं, विकास है, तमाम चीजें हैं, तो यहाँ पर आपको नहीं लगता कि जाति एक फैक्टर है जिसपे बीजेपी इस चुनाव में बहुत लगी हुई है? अगर गृह मंत्री को लगातार यहाँ पर इतनी बैठ के लेनी पड़ रही है, यूपी के मंत्रियों को यहाँ लगाया गया है, आपको भी उस कमेटी में रखा गया, ब्राह्मण वोट हो, जातिगत समीकरण हो, ये एक अहम मुद्दा है बीजेपी के लिए। इस बार कोई डर है? देखो मैडम, ऐसी बात है कि मोदी साहब का और अमित शाह साहब का ये होम ग्राउंड है, और इसने पूरे देश में, दुनिया में जो डंका बजा दिया, तो इसने जो काम किया वो तो अपनी पब्लिक के पास सम्मान के साथ नहीं जाएंगे तो किसके पास जाएंगे? ये पाकिस्तान में थोड़ा प्रचार करने का मुद्दा है कि हमने पूरे देश में, इंडिया में, गुजरात में जो काम किया वो पब्लिक के पास सम्मान के साथ जाएंगे, अपने मतदारों को हिसाब दे रहे हो। कोई कैनवासिंग की क्या बात है? सबको पता है मोदी के से कोई फैक्टर चलता नहीं। इसका मतलब क्या है? 22 साल से मोदी साहब जो काम कर रहे हैं, इसमें कभी किसी ने उंगली भी नहीं उठाई और कभी एक दिन की छुट्टी भी नहीं ली। इसका मतलब क्या होता है? ये डेडिकेशन है, ये नेता है, ये राष्ट्र का नेता है, ये विश्व का हीरो बन गया। जैसे आपने ये यूक्रेन रशिया का युद्ध हुआ था, ये पहली दफा, मैं तो अभी मेरी 66 साल हो गई, मैंने पहली दफा सुना है कि तीसरे राष्ट्र में कहाँ युद्ध हो रहा है और यहाँ से मोदी साहब ऑर्डर करते हैं तो 3 दिन के लिए वहाँ साइलेंट जोन हो जाता है, युद्ध विराम हो जाते हैं। और यहाँ के अपने गुजरात के लड़के या भारत के लड़के, आजू बाजू के बगल के लड़के, पाकिस्तान के लड़के देश के राष्ट्रध्वज, भारत के राष्ट्रध्वज लेके निकलते और बच के आ जाते, वो कोई थोड़ी छोटी बात है। ये इसको तो कांग्रेस वालों को समझ नहीं है कि मोदी साहब क्या है, और मोदी है तब इसका कोई कहाँ भी कुछ 5 पैसा भी आने वाला नहीं है, और उसको विरोध पक्ष में भी विरोध करना भी नहीं जानते। राम भाई जी, जब जैसे इतने हमने सारे राम विकास मंदिर के मुद्दे हैं, जब इतने सारे विकास के मुद्दे हैं, तो गुजरात के चुनाव में सद्दाम हुसैन, गब्बर और पाकिस्तान क्यों आ गया फिर? वो तो बहन जी ऐसा है, नेशनल जो बात होती रहती है, तो ये दाढ़ी जो सदाम जैसी बना के रखी है, तो ये मॉडल सदाम का हो गया, तो कोई ना कोई इसको बात बताएंगे ना कि सदाम जैसा लेके क्यों आप, जैसे मैं समझो कि मैं कहाँ मुंह ऊंचा करके घूम रहा हूँ तो बोलेगा क्यों नाराज है, क्यों मुंह मोड़ के घूम रहे, तो ये दाढ़ी रखा है तो उसका क्या कोई मकसद क्या है? सदाम जैसा कोई एक्टिविटी करना है इसका? नहीं, तो ये लाना जरूरी था मुद्दा, इसको एग्जाम्पल देना जरूरी था। हाँ, एग्जाम्पल देके जरूर है, क्योंकि वो सबसे बड़ा कांग्रेस का बड़ा नेता है और इसकी एज भी काफी, युवा नेता बोल रहे हैं लेकिन मेरी उम्र जैसा हो रहा है, युवा नेता तो है नहीं, शादी तो कर नहीं पाते वो, तो युवा नेता क्या ऐसा है? और इसके पास जो ब्रीफिंग होता है, इसके ज्यादा कोई क्वेश्चन आंसर भी नहीं, कभी आपने देखा भी नहीं होगा इतिहास में, आप भी काफी टाइम से पत्रकार में है, तो कभी किसी ने बोला कि आम जनता मेरे को पूछे कि वैसा इसको पूछ सकती है? वो तो कह रहे हैं मैं इतनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करता हूँ, हर सवाल का जवाब देता हूँ। वो जो प्रिंटेड है वो जवाब मैं आपसे प्लानिंग कर मैडम मेरे को इतना ही पूछना, मैं इतना जवाब दे दूंगा। ठीक है। अब अगर आप कोई बाउंसर फेंकेंगे तो गुगली हो जाएगी, तो मेरे को पता नहीं चलेगा, तो दिक्कत तो है, लेकिन उसको तैरना नहीं है, फिर भी इसको पानी में डालते कि आप तैरो तैरो, उसको मजा ही नहीं है पॉलिटिक्स में। अगर इलेक्शन के टाइम हमारे नेता इतने बड़े, आप बोल रहे हैं यूपी से आए, वहां से आए, तो क्यों आए? पार्टी के लिए, प्रचार के लिए आए, देश के लिए आए, गुजरात के लिए आए, और उसको ये दायित्व है इसके पास कांग्रेस का, फिर भी वो भारत जोड़ो यात्रा कहाँ कर रहे हैं? अभी वो राजस्थान में जाएगा, कल ही आया था न्यूज में कि वो सचिन पायलट है, वो गद्दार है। किसने बोला कल, पता है आपको? किसने बोला? अशोक गहलोत। अशोक गहलोत कौन है?
वहाँ का तो उनके मुख्यमंत्री, बीच की बात है ना ये तो। वो बीच की बात है, लेकिन जाहिर में होनी चाहिए ना कि ये ऐसा बोल रहे हैं, अपने जो मुख्यमंत्री थे वो ऐसा बोल रहे हैं कि वो गद्दार है, तो पार्टी में क्या होगा इसका मतलब। और अभी ये इलेक्शन खत्म हो जाएगा तो राजस्थान सरकार टूट जाएगी। चलिए, तो राजस्थान सरकार गिरने वाली है गुजरात चुनाव के बाद। राजस्थान सरकार गिरने वाले है, उसके बाहर से गिरने वाले, क्योंकि दोनों में अनबन है और काफी टाइम से उसको बनना था कांग्रेस का प्रेसिडेंट, ये जो साहब अभी घूम रहे हैं गुजरात में, तो उसको नहीं बनाया तो वो प्रचार में भी क्या करेंगे, वो तो रिजल्ट ऐसा दिखाएंगे, देखो राहुल जी, सोनिया जी, ये रिजल्ट आया, मैं क्या करूं, यहाँ तो भाजपा की ताकत है, तो उसको कुछ मिलने वाला नहीं है। वो उसी टाइम झगड़ा होगा तो फिर सचिन पायलट भी निकल जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया राम भाई जी, इतनी अहम Thank you. आपने यहाँ पर बात कही और तमाम जो मुद्दे थे आपने दिल्ली से लेकर राजस्थान तक के बारे में जो बात कही, गुजरात के बारे में मैं देखे जाऊं, ये 7 नहीं, फेज का बहुत विकास है शुक्रिया। गुजरात का, बहुत इंडिया बहुत का। शुक्रिया।